हेलो। हम लोग क्या देख रहे हैं अब? इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। पिछले क्लास में हम लोग 1857 की क्रांति को देख चुके हैं, है ना। 1857 का जो रिवोल्ट था उसको अपन डिस्कशन कर चुके हैं, उस पर चर्चा कर चुके हैं उस पर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब नेशनल मूवमेंट का पार्ट चालू होगा यहाँ से। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वह मान के चलो कि लगभग 1885 से लेकर 1947 तक का जो कंप्लीट जो टाइम पीरियड है ना, वहाँ तक पूरा हम लोग कवर करेंगे, फोकस करेंगे उस पर। तो आज उसका पहला लेक्चर है, पहला टॉपिक है उस पर। तो सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट होता है आपका, हालांकि भारतीय राष्ट्रवाद का उदय है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट भी करते हैं। लेकिन ये ना मेंस के सिलेबस में भी है, ध्यान में रखना। किसके सिलेबस में है? मेंस में। प्रीलिम्स में यहाँ से कुछ आता नहीं है। पॉइंट्स बस है किस कारणों से राष्ट्रवाद का भारत में उदय हुआ, बस उसको अपने को देखना है। और उसके साथ में हम आगे बढ़ेंगे किसमें? कांग्रेस की जो, या कांग्रेस की स्थापना से पहले, या भारत में एक अखिल भारतीय संस्था के पहले जो पूर्ववर्ती जो संस्थाएं थी, है ना, वो कौन कौन सी थी बेसिकली, उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। क्या कांग्रेस एकमात्र ऐसी संस्था हुई जो सीधे तौर पर अखिल भारतीय स्तर की संस्था बनी? क्या उसके पीछे कोई ऐसे रीजंस थे कि, या कुछ ऐसी संस्थाएं थी जिनके बेस पर या जिसकी पृष्ठभूमि पर जो है कांग्रेस की नींव रखी गई? ऐसे कुछ चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे आज देखेंगे, और क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंस था उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो आज का हेडिंग डाल लेना आप लोग, क्या? यह भारतीय राष्ट्रवाद का उदय एवं कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं। ठीक है, ये आज का हमारा क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा। हम चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्या फोकस रहेगा इसमें, ध्यान में देना कि जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो टॉपिक है उसमें भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, उसके बाद हम किसकी तरफ बढ़ेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो चरण हैं, सॉरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ना, राष्ट्रीय आंदोलन के जो चरण हैं, नेशनल मूवमेंट के जो फेजेस हैं, 3 फेज में हम इसको डिवाइड करते हैं, वो कैसे हैं और उसको अलग अलग पार्ट में हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। हर चरण में अलग अलग लोगों का या अलग अलग जो नेता हैं उनका क्या है, इम्पोर्टेंस है। हर फेज पे क्या होता है, लीडरशिप अलग होती है, क्वालिटी अलग होती है, विचारधारा अलग होती है, कॉन्सेप्ट अलग होता है। ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। फिर उसके बाद हम किधर बढ़ेंगे? स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। इस तरीके से हमारा पूरा क्या एक साइकिल ऐसा चलता रहेगा। तो हमारा फोकस पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय से, है ना। तो राष्ट्रवाद होता क्या है, या राष्ट्रवाद के विषय में क्या चर्चा होती है, यहीं से हम लोग बेसिकली आज इसको स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद ये पूरा साइकिल में इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि 18वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान पे क्या हो रहा है, कैसे नेशनलिज्म आया बेसिकली। ठीक, फिर या ये 18 या 19वीं शताब्दी में, या उसका जो लास्ट, हम 18वीं शताब्दी का लास्ट टाइम पीरियड हम जब देखते हैं, तो यहाँ पर क्या चालू हो गया, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, है ना। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, या कहना चाहिए कि इसका महत्व क्या था राष्ट्रीय आंदोलन में, नेशनल मूवमेंट में, जिसको हमको देखना है। क्योंकि एकमात्र एक ऐसी संस्था है जिसने पूरे आखिरी तक या 1947 तक लड़ाई लड़ी। ठीक है, कंप्लीट, है ना। आखिरी तक क्या लड़ी है इसने? लड़ाइयाँ लड़ी है। इसको ध्यान में देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आपका कि राष्ट्रीय आंदोलन चरण कहते हैं, अगर यहाँ पे अब कांग्रेस क्या आ गई, एक लीडिंग इंस्टीट्यूशंस में आ गई। और उसके बाद हमारा फोकस कहाँ पे जाएगा कि ये किन फेजेस पे जाएगा, है ना, कौन कौन से चरण से गुजरा, या राष्ट्रीय आंदोलन जब हुआ तो उसमें कांग्रेस में किस तरीके के परिवर्तन आ रहे थे। क्योंकि कंप्लीटली डायमेंशंस जो हैं वो किस पे डिपेंड करेंगी? कांग्रेस पे डिपेंड करेंगी। कांग्रेस में जितने भी अलग अलग विचार के जो नेता आए वही क्या कर रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन को मूव कर रहे थे। और सबका अलग अलग चरण है। एक फेज हम लोग पूरा कंप्लीटली मॉडरेट फेज देखेंगे या उदारवादी लोगों का देखेंगे। सेकंड उग्रवादी या एक्सट्रीमिस्ट फेज के लोग हैं। थर्ड जो है वो किसका है आपका, जो गांधी युग है ना, उसको हम लोग देखेंगे। एक पूरा कंप्लीट इरा गांधीयन इरा के नाम से जाना जा रहा है। तो उसमें क्या रीजन है, या कि गांधी के नाम से क्यों जाना गया? कंप्लीटली 1919 के बाद से हम पूरे गांधी के विचारधाराओं पर आधारित आंदोलन क्यों देख रहे हैं? ऐसी सारी चीजों पर हमारा एक चर्चा यहाँ पे होगा। फिर वहां से जो एक लंबे संघर्ष की जो कहनी चाहिए कि जो नींव रखी गई, या एक लंबा जो संघर्ष चलता रहा, उस लंबे संघर्ष के बाद आखिरी जो परिणति थी देश की, वो क्या थी?
देश एक तरफ स्वतंत्र होता है, यानी कि उसको स्वतंत्रता किसकी मिलती है, वो प्रशासनिक स्वतंत्रता या स्वायत्तता जो कहना चाहिए कि अब देश वो चला सकता है। लेकिन साथ ही साथ देश जब आजाद हुआ या देश जब स्वतंत्र हुआ तो उसके साथ साथ उसको विभाजन की विभीषिका भी झेलनी पड़ी। ठीक है, या विभाजन का दंश झेलना पड़ा, विभाजन झेलना पड़ा। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि वो तकलीफ क्या थी, कि कैसे विभाजन हुआ, कौन कौन से ऐसे कहने चाहिए कि नए आयाम आए, नए मापदंड आए, नई नई व्यवस्थाएं आई, कि किस कारण से विभाजन को हम क्या कर नहीं पाए, रोक नहीं पाए। ठीक है, अगर हम कुछ सांप्रदायिकता वगैरह ऐसे विषयों को जोड़ते हुए चलेंगे तो विभाजन जो है वो अस्वयंभावी हो गया था, मतलब उसको रोकना संभव नहीं था, क्लियरली हम अगर हम लोग कहें तो। ठीक है, तो देखते हैं, आज शुरू से स्टार्ट करते हैं अपन लोग आगे। ठीक, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, तो राष्ट्रवाद क्या है? ठीक है, मैंने पहले ही कहा है, राष्ट्रवाद के विषय में एक दिन और हम लोग जब बातचीत कर रहे थे, तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या है या उसका मीनिंग क्या है कि अपनी मातृभूमि या अपने क्षेत्र के प्रति क्या होना। क्षेत्र मतलब क्या, जो ऐसी जियोग्राफिकल एरिया जिसमें हर समुदाय हर वर्ग का क्या हो, है ना, सामाजिक सहभागिता या उसकी सामुदायिक सहभागिता होनी चाहिए उसमें, है ना, और उसके प्रति क्या, समर्पण। जैसे भारत है ना, मैं भारत को क्षेत्र में गिन रहा हूँ, हम छोटे छोटे क्षेत्रीयतावाद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें क्षेत्रीयतावाद से बहुत ऊपर है राष्ट्रवाद, है ना। जैसे एक एग्जांपल भी मैं दिया था, आपने वो मूवी देखी होगी, क्या नाम, ठाकरे, है ना। ठाकरे में ना एक जगह पे मैंने संवाद बताया था आप लोगों को पिछली क्लास में भी, कि जहाँ पर बाला साहब ठाकरे से इंदिरा गांधी की मुलाकात होती है, तो वो इंदिरा गांधी उनको कहते हैं कि आप क्षेत्रीयतावाद को क्या दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, आप भारत को कुछ नहीं समझते, केंद्र सरकार को कुछ नहीं समझते, है ना, आप मराठा मानुस, मराठा जय, ऐसे आप नारे लगाते हैं, उद्घोष लगाते हैं, तो जय महाराष्ट्र का नारा लगाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया था कि मैं क्षेत्रवाद से पहले राष्ट्रीयवाद के प्रति क्या हूँ, समर्पित हूँ। तो मैं जब अगर जय महाराष्ट्र का नारा लगा रहा हूँ, तो उससे पहले मैं जय हिंद का, जय भारत का नारा उद्घोष कर रहा हूँ, उसके बाद मैं जय महाराष्ट्र बोल रहा हूँ। ये उसने स्पष्ट किया था, किसको, इंदिरा गांधी को। उस देखना, उस मूवी में छोटा संवाद है, बहुत बढ़िया, क्लियरली उसमें समझाया गया है। तो राष्ट्रवाद के प्रति या कहना चाहिए कि जो अपने क्षेत्र मातृभूमि के प्रति जो समर्पण की जो भावना है, कंप्लीटली समर्पण, जहां पर आपकी विचारधाराओं में नेशन फर्स्ट की थ्योरी है, नेशन, राष्ट्र पहले का सिद्धांत है, तो वो राष्ट्रवाद है। ठीक है, मतलब आप स्वहित से पहले राष्ट्रहित अगर सोच रहे हैं, है ना, स्वहित का मतलब क्या, कि आप ऐसे विकास की बात कर रहे हैं कि जिसमें क्या हो, समाज का और राष्ट्र का विकास हो। ठीक है, इतनी बात, है ना। आप ये मत सोचना कि आप, मैं ही अकेला सारा चीज विकास के सारे आयाम तय मैं कर लूंगा, सारी चीजें मैं अपने लिए कर लूंगा, सब मैं अपने विकास को सोचूंगा तो देश का विकास हो जाएगा। ठीक है, कुछ आप बढ़ो, कुछ आगे वाला भी बढ़े, एक्चुअल में यही राष्ट्रवाद है। नहीं, क्या कहता है ये, राष्ट्रवाद एक भौगोलिक क्षेत्र के तहत रहने वाले लोगों के मध्य सांस्कृतिक एकजुटता भी है, ऐसा कहता है। क्या है, सांस्कृतिक एकजुटता, मतलब सामुदायिक हम की भावना यहाँ पर होनी चाहिए। किसकी भावना होनी चाहिए, हम की भावना। ठीक है, मैं अगर किसी लड़ाई को लेकर या किसी मुद्दे को लेकर अपनी लड़ाई छेड़ देता हूँ, ठीक है, और वो लड़ाई जो है वो जनमानस की लड़ाई है ना, और वो सब स्वहित की लड़ाई नहीं होकर हर व्यक्ति जन या जनहित की लड़ाई है ना, और उसमें जब सामुदायिक रूप से सब लोग जुड़ते हैं और जिसमें हम की भावना आती है, वो एक्चुअल में राष्ट्रवाद है, अगर क्लियरली तरीके से समझा जाए तो। जैसे सभी बहुत दिन से जितने भी युवा थे जो तैयारी कर रहे हैं रोजगार के लिए या नई वैकेंसीज के लिए, या वैकेंसीज आई लेकिन उसमें घोटाला हो गया, इसलिए अगर वो लड़ाई लड़ने निकल जाते हैं तो उसमें एक आपस में जुड़ाव जुड़ जाता है। वो नहीं सोचता कि वो कौन से वर्ग का है, कौन से क्लास का है, कौन अच्छे वर्ग घर का है या गरीब घर का है, सोचता है क्या, नहीं सोचता है। ठीक है, क्योंकि वो पाना उसका अधिकार है, वो आपस में हम की भावना में जुड़ जाता है। किसमें जुड़ जाता है, हम की भावना में जुड़ता है। तो एक तरीके से किसी एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में, या जिसको हम राष्ट्र कह सकते हैं, उस क्षेत्र में रहने वाले सारे जो लोग हैं उनके बीच एक सामुदायिक हम की भावना, ठीक है, या एक सांस्कृतिक एकजुटता की भावना अगर रहती है तो वो राष्ट्रवाद। ठीक है, जैसे रजनी पामदत्त ने अपने इंडिया टुडे में 1940 में लिखा हुआ था, भारतीय राष्ट्रवादी ब्रिटिश शासन की संतान का और परिणाम है।
ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, इसको समझाऊंगा मैं अभी कि भारतीय राष्ट्रवादी यानी या भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश शासन की संतान और परिणाम है। ठीक है, और इन रजनी पामदत्त जो फेमस हिस्टोरियन है, उन्होंने इंडिया टुडे में 1940 में इस बात को बोला है। ठीक है, अब वो क्या है उसको अपन लोग आगे डील करेंगे, लेकिन वो कैसे आ रहा है उसको पहले समझना है जरूरी हमको। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो राष्ट्रवाद के नेशनलिज्म के रीजन राइज के लिए क्या हो रहा है वो हमको देखने को मिलता है, या कौन कौन से उसके उदय के कारण है, फैक्टर्स क्या क्या हैं अपने को। जैसे पहला पॉइंट अपन अगर देख लें, ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीति। ठीक है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि अंग्रेजी सरकार का या अंग्रेजों का या अंग्रेजी राज का प्रभाव व राजनीतिक एकता। ये इसको अगर हम लोग डिफाइन करें, है ना, जो ब्रिटिश एम्पायर जो या जो रूल यहाँ पर स्टार्ट हुआ भारत में, जिसको हम लोग ब्रिटिश भारत का राज कहते हैं या अंग्रेजी राज कहते हैं, तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, आप देखो क्या इम्पैक्ट आ रहा था। अंग्रेजों से हम लोगों ने क्या सीखा? अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ किसको समर्पित थे? ब्रिटेन को समर्पित थे। किसको समर्पित थे? ब्रिटेन को। ठीक है, उसमें किनकी भावना थी? हम की भावना थी। किसकी भावना थी? हम की भावना। इसमें कुछ अलग नेगेटिविटी इनमें दिखती है क्या? ये जो भी कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे? ब्रिटेन के लिए कर रहे थे। अगर वो किसके या कहना चाहिए कि यहाँ भारत आने के बाद में कई रियासतों, राज्य राजवाड़ों आदि क्षेत्र, कई क्षेत्रों को, गाँवों को और ऐसे सारे कुछ कुछ प्रेसिडेंसियां बनाकर एक नया ब्रिटिश भारत जब ये बना रहे थे, अपना अधिकार स्थापित कर रहे थे, अपना विस्तार कर रहे थे, तो उसमें एक राजनीतिक एकता दिखती है। दिखती है कि नहीं दिखती है? क्या क्या वो इसमें कोई कंट्रोवर्सी आता था क्या? नहीं, तुम बंगाल देख रहे हो तो मैं उड़ीसा देख रहा हूं, तो तुम इधर हस्तक्षेप नहीं करोगे, ये मेरा राज्य है वो तुम्हारा राज्य है, ऐसा कॉन्सेप्ट था क्या? नहीं था। जितने भी गवर्नर, अधिकारी या डायरेक्टर्स जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में आए, उनमें क्या थी? सबसे पहले हम की भावना थी, है ना, वी आर द ब्रिटिशर्स। ठीक है, हम अंग्रेज हैं, हम क्या हैं? ब्रिटिशर्स हैं। ठीक है, उनमें अपने देश के प्रति क्या थी? निष्ठा थी। ठीक है, और इसीलिए वो उन्होंने आप पूरे भारत पर जब अधिकार किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो उन्होंने सबसे पहले चिंता किसकी की? ब्रिटेन की, है ना। स्थायित्व तो किसका बनाया? ब्रिटेन का बनाया। औपनिवेशिक नीति किसके लिए बनाई? ब्रिटेन के लिए बनाई। जैसे मैंने एक वो बताया था, स्टेटमेंट आप लोग को बताया था जब हम लोग आर्थिक नीतियां जब देख रहे थे, तो आर्थिक नीतियों के उस स्टेटमेंट में मैं नाम भूल गया जिसने उस सिद्धांत दिया था। क्या कहा गया था उसमें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या ब्रिटेन की जो आर्थिक नीति है, जो उसकी औपनिवेशिक नीति के अंतर्गत भी शामिल होगी, तो उस आर्थिक नीति को इस प्रकार बनाया गया है कि वह गंगा नदी, एक ऐसे स्पंज की ओर तरह वो काम कर रही है उसकी आर्थिक नीति, कि वो गंगा नदी से अच्छी चीजों को सोख कर लंदन में थेम्स नदी के किनारे क्या कर देती है? निचोड़ देती है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं? वो उपभोग कर रहे हैं अपने उपनिवेश का, अपनी कॉलोनीज का। ठीक है, जो कॉलोनी इन्होंने बसाई है भारत में, उसका क्या कर रहे हैं? ये उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, और किसके लिए कर रहे हैं? अपने देश के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अपने देश के लिए। और उन्होंने अपने देश के प्रति समर्पित होकर जिस प्रकार की औपनिवेशिक नीति, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा, जो कॉलोनियल पॉलिसी उन्होंने स्टैब्लिश्ड की, वो क्या कर रही है? भारत के लोगों को समझ में आने लगी। ठीक है, और उसका बड़ा रीजन था, वो अचानक ऐसे लोगों को समझ में नहीं आ जाता, लेकिन कोई ना कोई तो एक बड़ा पार्ट रहा होगा, बड़ा एक कहना चाहिए कि एक ऐसे डिस्क्रिमिनेशन से लोग गुजरे होंगे, जब तब उनको समझ में आया कि अंग्रेज सिर्फ सोचते हैं तो सिर्फ किसके लिए सोचते हैं? अपने देश के लिए सोचते हैं। कोई तो ऐसी बात दिखी होगी ना उनमें। तो वो बात जब है, जब उनकी औपनिवेशिक नीतियों में दिखता है, तो इस कारण से भारतीय जनमानस में भी अपने राष्ट्र के प्रति क्या आना चालू हो गया? राष्ट्रवाद या अपने प्रेम आना चालू हो गया। वो भाव जागृत हो गया ना, वो विचारधारा कौन आने चालू हो गई, क्योंकि उनकी पॉलिसी वो देख रहे थे कि किस प्रकार से ये आपस में जुड़े हुए, और हम किस में बटे हैं? जातीय में बटे हैं, है ना, हम छुआछूत के लिए लड़ रहे हैं, हम गरीबी से लड़ रहे हैं, हम अशिक्षा से लड़ रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है किसकी समस्या में थी? वो हमारी समस्या में थी। ठीक है, हम एक दूसरे के प्रति क्या रख रहे हैं? हीन भावना रख रहे हैं। तो जब हमारे में ही हम की भावना नहीं थी, तो हम आगे कैसे बढ़ते? लेकिन ब्रिटिशर्स में ऐसा था क्या? नहीं, वो समानता के साथ चल रहे हैं। उनके यहाँ की इक्वलिटी और लिबर्टी में अंतर था।
ठीक है, मतलब वो हमारे यहाँ से है ना, उनकी इक्वलिटी और लिबर्टी हमारे यहाँ की इक्वलिटी और लिबर्टी से अलग था, है ना। हमारे में समान कौन, हमारी स्वतंत्रता क्या, इस पर चर्चा हम लोग कर ही नहीं रहे थे। लेकिन जब इनकी औपनिवेशिक नीति भारत में लागू हुई, या इनकी औपनिवेशिक नीति के अंतर्गत जैसे हम सहायक संधि को देखें, चाहे डलहौजी की हड़प नीति को देखें, या उसके अलावा जो अंग्रेजों ने अपनी औपनिवेशिक नीतियों के अंतर्गत जो आर्थिक नीतियां लागू की, है ना, उसमें केवल और केवल जो अहित हो रहा था वो किसका था, भारत का था, भारत के लोगों का था। और जब आपस में लोगों को ये समझ में आया कि हमारी सारी समस्याओं का जड़ कौन है, अंग्रेज है, तब उनमें ये समझ में, तब ये जागृति आने या उनमें ये जागरण आना प्रारंभ हुआ कि ये जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, अब हमको एक होना पड़ेगा। ठीक है, ये है, क्योंकि इसलिए तो ये तो बांट रहे थे ना। 1858 के बाद जो है हम क्या देखते हैं, ये सिर्फ बांटने की राजनीति करे, फूट डालो और शासन करो, इसी की नीति का पालन कर रहे हैं, उसके अलावा कोई दूसरा था क्या, नहीं था। ठीक, अगला क्या आता है, पाश्चात्य शिक्षा एवं चिंतन। ठीक है, तो वेस्टर्न एजुकेशन एंड थिंकिंग या दर्शन जिसकी बात करते हैं, यहां पर एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है पाश्चात्य शिक्षा। भारत में अगर हम बात करें कि उसकी दास्ता जो थी एक लंबे समय तक चली, 200 सालों तक हम कह सकते हैं कि हमने अंग्रेजों या हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, तो उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम जो है ना, इसी वेस्टर्न एजुकेशन या पाश्चात्य शिक्षा ने किया, है ना। किसने किया था, पाश्चात्य शिक्षा ने किया था, अंग्रेजी शिक्षा ने किया। और क्यों किया ऐसा, या क्या ऐसा हुआ, या क्या ऐसा परिवर्तन ले आया भारत में कि अंग्रेजों को तोड़ने के लिए ये हथियार के रूप में हमने प्रयोग किया, या हथौड़े के रूप में यूज किया हमने। रीजन समझना कि आप दुश्मन को जितना अच्छा समझोगे ना, उतना जल्दी उसे पराजित करोगे, तय है ना। किसी भी परीक्षा को निकालने का सबसे सरल माध्यम क्या होता है, आप परीक्षा की कंप्लीट पद्धति को समझ जाओ, है ना। जैसे आप लोग क्या करते हो, मान लीजिए कॉलेजेस में हो आप लोग, है ना। अब कॉलेजेस में रहने के दौरान फर्स्ट ईयर आप थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन अगर फर्स्ट ईयर में अगर सही तरीके से एग्जाम आता कैसे है, होता कैसे है, क्वेश्चंस कब के आते हैं, कैसे आते हैं, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, यही पॉलिसी अपनाते हो ना, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये अगर समझ में आ जाता है, तब आप क्या कर लेते हो, एग्जाम क्रैक कर लेते हो, निकाल लेते हो अच्छे नंबरों से, है ना। इवन ये बात मैं सीजीपीएससी के लिए भी मैं बोलूंगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर अपने एग्जाम को समझ गए, जो भी कॉम्पिटिटिव आप एग्जाम दे रहे हो, उस एग्जाम के पैटर्न, है ना, और उसमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये समझ गए, तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, कोई इसमें तुक है क्या, नहीं है। तो वैसे ये पाश्चात्य शिक्षा ने हमको किसके प्रति समझ डेवलप करा दी, अंग्रेजों के प्रति। उनका दर्शन कैसा है, यानी कि उनकी फिलॉसफी कैसी है। ठीक है, यहाँ हमारे यहाँ स्वतंत्रता का विषय हमारे यहाँ कैसा, ये स्थापित करके रखे हैं, और अपने यहाँ स्वतंत्रता का मतलब क्या रखे हैं। ठीक है, उनकी लिबर्टी यानी कि हर आदमी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है, तो हम यहाँ गुलाम क्यों हैं, हम आपकी नीतियों को क्यों इस तरीके से माने, क्योंकि आप इस तरह की नीति तो ब्रिटेन में नहीं चलाते, चला रहे हैं क्या, नहीं, तो केवल आप हमारे देश का उपभोग करने के लिए क्या कर रहे हो, यहाँ पर इस तरीके का विचार डेवलप कर रहे हो। इस पाश्चात्य शिक्षा ने ना केवल हमको बाकी दुनिया से जोड़ा, बल्कि हमको हमारे जो अतीत में जो चीजें थी उसको भी बाहर निकालने में क्या किया, मदद किया। ठीक है, जब पाश्चात्य शिक्षा को लागू करने की जब बात आई, सन 1813 का जो चार्टर और 1837 का जब चार्टर आया, तो उस दौरान शिक्षा के लिए अलग से 1 लाख रुपए रखने का क्या हुआ, स्वीकृति किया गया। लंबे समय तक एक विवाद चला, लगभग 10 साल का विवाद मान लो, 10 से 20 साल का विवाद मान लो, कि उसमें यह विवाद हुआ कि हम भारतीयों को अगर शिक्षा देंगे तो कैसी शिक्षा देंगे, है ना। ये महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। अब कुछ जो एक वर्ग है, एक वर्ग उठकर ये कहता है कि हम भारतीयों को पूर्णतः इनकी प्राच्य शिक्षा प्रदान करेंगे, मतलब जो ये जिस मूल व्यवस्था में चल रहे हैं, जैसे इनकी प्राच्य शिक्षा है, वैदिक शिक्षा है, गुरुकुल पद्धति की जो शिक्षा है, वही देंगे। लेकिन मैकाले जैसे लोग कुछ आए, वुड जैसे जो लोग कुछ आए, है ना, और उनका ये कहना है कि हम भारतीयों को क्या देंगे, अंग्रेजी शिक्षा देंगे। क्या देंगे, अंग्रेजी शिक्षा या आंग्ल शिक्षा हम प्रदान करेंगे, जिसको हम पाश्चात्य शिक्षा के नाम पे जान रहे हैं। कारण क्या, अब पाश्चात्य शिक्षा वाले ये कहते हैं कि हम अगर इनको इनकी शिक्षा ही देते रहे तो ये हमारा ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारे गुलाम बने रहेंगे, इनको इसी तरीके से चलने दो।
है ना, या ये अपना विकास उसी तरीके से कर सकते हैं और हमारे एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग तो यहीं सीखते हैं। ठीक है, ज़्यादा कोई हमको बाहर से बुलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब अंग्रेजी शिक्षा में कि क्या था, यही अर्थ आया कि अंग्रेजी शिक्षा अगर हम भारत में देते हैं या लाते हैं तो एक कंप्लीट, एक बड़ा पॉपुलेशन, है ना, एक बड़े पॉपुलेशन को, एक बड़ी जनसंख्या को अंग्रेजी शिक्षा देना कैसे पॉसिबल होगा? तो बहुत खर्च होगा ना। क्या होगा? खर्च ज़्यादा होगा, है ना। मैकाले कह रहा है फिर भी अंग्रेजी शिक्षा देनी है, और कारण क्या देना है? अगर हम इनको अंग्रेजी शिक्षा देंगे तो अंग्रेजों की मानसिकता से क्या हो जाएंगे, या अंग्रेजी मानसिकता के लोग हो जाएंगे, ब्रिटेन के प्रति क्या हो जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे, और तब हम इनका क्या करेंगे, यहाँ लंबे समय तक इन पर शासन कर पाएंगे और इसी का हम लाभ उठाएंगे, ताकि ये हमारे क्या बने रहे, हाँ, फॉलोअर्स बने रहेंगे। ठीक है, ये इनका थॉट था। मतलब अंग्रेजी शासन को मजबूत करने के लिए ये भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देना चाहते थे, ऐसा था, ताकि इनके औपनिवेशिक राज्य का जो सपना है, कंप्लीट पूरे भारत पर राज शासन करने का जो सपना, वो पूरा होता रहे। ठीक है, अब जब मैकाले की शिक्षा को लागू करने की जब बात भी आई तो उसमें एक प्रॉब्लम क्या था कि बड़े पॉपुलेशन को अंग्रेजी शिक्षा देंगे कैसे। ठीक है, तब वहां पर अपन लोग क्या देखते हैं, एक थ्योरी आती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये थ्योरी है अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत। इसको हम लोग ट्रिकल डाउन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? ट्रिकल डाउन थ्योरी के नाम से, या अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत। क्या कहता है ये सिद्धांत, है ना? ये सिद्धांत के अकॉर्डिंग आप लोग कभी अगर गार्डन गए होंगे या कहीं आसपास घरों वरों में भी किसी के यहाँ होगा तो फाउंटेन देखा है ना आप लोगों ने, है ना, फव्वारा जिसको हम लोग बोलते हैं। कैसा होता है? देखो, मैं मजनू भाई के बाद पूरे इंडिया में दूसरा सबसे बड़ा महान पेंटर हूँ, तो इसलिए मेरे पेंटिंग की बिल्कुल भी क्या नहीं की जाएगी, अवहेलना नहीं की जाएगी, है ना। ऐसे ही क्या कोई मजाक नहीं उड़ाएगा मेरी पेंटिंग का? छोटा बन गया यार। इस तरह से ही कुछ रहता है फाउंटेन, लगभग लगभग। ठीक है, मान लो, है ना, माना कि ये फाउंटेन है। ठीक है, मान लिए ना। हाँ, ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ेंगे, तुम लोग मान लिए हो इसलिए। अब देखो पानी लाएंगे इसमें अपन लोग। ठीक, अब एक नीचे क्या है, एक बहुत बड़ा ये क्या है, पॉपुलेशन है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, भारत की कंप्लीट जनसंख्या मान रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इतने तक हमको पहुंचना है। अब देखो, एक छोटा सा सोर्स है इसमें, फाउंटेन की तरह कैसे काम करता है। हालांकि फाउंटेन में नीचे से पानी ऊपर तक की ऐसा आता है। ठीक है, तो ये ऐसा नली का रहता है बेसिकली, है ना। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा तरीके से समझेंगे इसको, समझना है इसको बस। अब थोड़े से कुछ लोगों को किसने लाया? ब्रिटेन ने। कौन लेके आया? ब्रिटेन। वो क्या कहता है कि हम क्या रहेंगे, कुछ कम ट्रेनर्स लाएंगे, है ना, जो वेस्टर्न एजुकेशन जानते हैं, ऐसे टीचर्स लाएंगे हम उनको, ताकि हम क्या करें, कुछ लोगों को शिक्षा दिलवा सके। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से कुछ लोग आए
और यहाँ जितने लोग हैं, है ना, इसको समझना, यहाँ जितने लोग हैं, यहाँ ये ऐसा पानी गिरा, ठीक है, तो यहाँ जितने लोग हैं इतने लोगों को हमने क्या किया, पूरी तरीके से अंग्रेजी शिक्षा से पारंगत कर दिया। हमने क्या बनाया, इन लोगों को अंग्रेजी शिक्षा दी, है ना, ट्रेन किया। अब इन जो ट्रेंड अब टीचर्स निकलेंगे उनको हम क्या करेंगे, अब यहां से अलग और निकालेंगे, ऐसा निकलेंगे, ठीक है। किसकी संख्या बढ़ी, टीचर्स की संख्या बढ़ गई हमारी, है ना। ये मैकाले ने जब अंग्रेजी शिक्षा को जब लागू किया तो इस तरीके का फॉर्मूला उसने बनाया, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे उसका बजट क्या हुआ, कम हुआ। अब जो महंगे रेट देने थे, महंगी फीस देनी थी, है ना, किनको जो पेमेंट देना था अंग्रेजों को या फिर वहां ब्रिटेन से जो लोग बुलाएंगे उनको, तो यहाँ पे उसने दे दिया, दे दिया, क्लियर है। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कुछ लोगों को ट्रेन किया, कुछ कम लोगों को। ये लोग अब क्या हो गए, वेस्टर्न एजुकेशन से पूरा समझ गए, सारे चीज ट्रेन हो गए। अब वो प्रशिक्षित जो लोग हैं, अब यहाँ पे फिर आगे और कुछ लोगों को क्या करेंगे, अपने से अधिक संख्या के लोगों को ट्रेन करेंगे, हो गया, ठीक है। अब ये लोग फिर कहाँ आएंगे, अगली प्लेट पे आ रहे हैं, ठीक है, नीचे और आ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे बाकी लोगों को और एक बड़े लार्ज अमाउंट को इन्होंने क्या किया, ट्रेन किया, ठीक है, याद आ गया। अब इसके बाद ये जो ट्रेन लोग हैं अब वो पूरे नीचे तक आएंगे और नीचे तक आने के बाद जो कंप्लीट भारत के जो पॉपुलेशन है वहां पर ये क्या करेंगे, अब अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करेंगे, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से अंग्रेजों ने दिमाग लगाकर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार के लिए काम किया, ठीक। परिणाम क्या हुआ कि ब्रिटेन ने जिस पाश्चात्य शिक्षा का बीज भारत में बोया, वैसी पाश्चात्य शिक्षा के एक बड़े वृक्ष ने ब्रिटेन को गिराने का भी काम किया, इसकी सत्ता समाप्त करने का भी काम किया। किसने किया भारत में, इसी पाश्चात्य शिक्षा ने, ठीक है। क्यों, क्योंकि पाश्चात्य शिक्षा में जो चीजें आई, चाहे उनका क्या हो, दर्शन हो, उनकी फिलॉसफी हो, ठीक है, उनकी विचारधारा हो, ठीक, डेमोक्रेसी, छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं ना, ठीक। और उसके बाद कहना चाहिए कि जो मोनार्की है, सब में अंतर इसी ने बताया ना, राजनीति क्या है, लोकतंत्र क्या है, व्यवस्था क्या है, सत्ता क्या है, पॉलिटिकल एजेंडा क्या है ना, हित और मुद्दे क्या हैं, ये सब कहां से आया, इसी पाश्चात्य शिक्षा से आया, ठीक है। इसलिए तो कहा जाता है कि भारत ने अपने दास्तां की जंजीरों को पाश्चात्य शिक्षा के या पाश्चात्य हथौड़े से तोड़ा था, ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जब चिंतन आया, जब पूरी पाश्चात्य शिक्षा का जब विकास हुआ भारत में, तब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है, राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो सोच जो डेवलप किसमें कर रहे थे, भारतीयों में कर रहे थे, वो ये भूल गए थे या उनकी आंखों पे वो पट्टी बंद गई थी कि जो देख नहीं पाए कि अगर हम अपनी फिलॉसफी अगर इनको बताना प्रारंभ करेंगे तो ये अपने यहाँ की फिलॉसफी से भी उसका क्या करना प्रारंभ कर देंगे, तुलना, कंपैरिजन स्टार्ट कर दिए इन लोग किए, है ना। और इस कंपैरिजन के बदौलत क्या हुआ कि बाद में ये लोग फिर क्या होने लगे, अपने यहाँ जो चीजें हैं, जो क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसके लिए अब चिंतन करने लगे, है ना। तो इसीलिए पाश्चात्य शिक्षा और जो चिंतन जो आया उसका परिणाम ये हुआ कि भारत में राष्ट्रवाद की बीज क्या होने लगे, बोने चालू हो, या जो छोटा सा एक जो पौधा बना था राष्ट्रवाद का, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा और बड़े वृक्ष का रूप आखिरी तक लेता है, ठीक है। तो ये इसलिए हम इसको यहाँ पर क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं इस पॉइंट को या इस फैक्टर को, ठीक। आगे क्या, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन,
हम लोगों ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन देखा है, यहाँ पर पूरा अपने स्टडी किया किस तरीके से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का एक बड़ा इम्पैक्ट रहा है पूरे समाज में, भारत भर में। तो जिस तरीके की सामाजिक व्यवस्था और धर्म में सुधार की जैसे जैसे बात उठती गई है ना कहीं उसका एक इंपॉर्टेंट रोल पाश्चात्य शिक्षा से भी हमको मिलता है। बंगाल जो है एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है ना, समाज सुधार के लिए भी, राष्ट्रवाद के लिए भी, और पूरे नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए भी। ठीक है, सबसे ज्यादा गतिविधियां बंगाल से चालू हुई। इसीलिए लॉर्ड कर्जन जब इस बात को समझता है ना कि यहाँ से इतने सारे चीजें निकल के आ रही हैं, इतना यहाँ पे इन्फ्लुएंस यहीं से क्रिएट हो रहा है ब्रिटिशर के लिए या ब्रिटिश सत्ता के लिए, तब उसका डिवाइडेशन करता है, तब उसको पार्टीशन करता है, उसका बंगाल का विभाजन करता है 1905 में। ठीक है, ताकि भारत में अंग्रेजों के लिए क्या ना हो, कोई बड़ा खतरा सामने ना आए। और उसको भी बांटता है, कैसे बांटता है, सांप्रदायिकता के तौर पर बांटता है। ठीक है, एक बड़ा चीज आ गया। तो यहाँ पे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चाहे बंगाल में सबसे ज्यादा हुआ, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग मिले, बुद्धिजीवी लोग, चाहे राजा राम मोहन राय जिसको हम लोग आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर हो गए, ऐसे कंप्लीटली बहुत लोग वहां पर निकलना चालू हुए। ठीक है, केशव चंद्र सेन है। फिर हम उसको महाराष्ट्र में देखते हैं, तो महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फूले, फिर बाद में हम तुकाराम वगैरह, ऐसे जो आधुनिक भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक भी बने, है ना, उनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे लोग वहां पे निकलना चालू हो गए। अलग अलग क्षेत्रों में सभी जगह पे जब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो उसके बाद लोगों में क्या आना प्रारंभ हुआ, एक नए पुनर्जागरण के काल से लोग आगे आने लगे। ठीक है, अब उनको व्यवस्थाएं समझ में आने लगी। ठीक है, एक बड़ा यहाँ पर क्या देखते हैं हम, मूवमेंट देखते हैं, या एक इसका इन्फ्लुएंस देखते हैं, या एक बड़े कारण, एक रीजन के तौर पर हम इसको लेते हैं। यहाँ पर प्रेस तथा समाचार पत्रों की भूमिका, भारत में नो डाउट कि प्रेस की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और इस प्रेस के विकास में अंग्रेजों का सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, समाचार पत्रों और प्रेस का जब भारत में जब विकास हुआ था, भारत में जो पत्रकारिता के जनक हैं उनका नाम है जेम्स ऑगस्टस हिक्की, है ना। बंगाल गजट नाम से पहली पत्रिका या मासिक, या हाँ मासिक पत्रिका है जिसका संचालन हुआ। ठीक है, पहला, ठीक है, क्या नाम था, बंगाल गजट। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। अब इन समाचार पत्रों को पढ़ने वाले लोग कौन हुए, कौन हुए, भारतीय हुए। ठीक है, इनमें लिखने वाले लोग कौन हुए, कौन हुए, कुछ ब्रिटिशर्स हुए, कुछ जो यूरोपियंस लेखक हुए, राइटर्स हुए। ठीक है, पहला ही पत्रिका जब, या पहला मैगजीन जो है वो एक अंग्रेज निकाल रहा है, तो अपनी विचारधारा लिखेगा, वो राष्ट्र क्या है वो लिखेगा, समाज क्या है या सोसाइटी के बारे में अगर कुछ लिख रहा है तो लिखेगा, है ना, व्यवस्थाओं के बारे में लिखेगा, है ना। कुछ कुछ पत्रकार जो है ना वो इंडिविजुअल लिखना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, वेरियर एल्विन, है ना। वेरियर एल्विन को अधिकतर लोग सिर्फ मानव शास्त्री के तौर पर जानते हैं, लेकिन आप लोग को मैं एक बात बताऊं कि वो एक ब्रिटिशर्स था, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि वो गांधी जी का पक्का फॉलोवर था। ठीक है, गांधी जी के हर आंदोलन को और उनके चीजों को, उनके विचारों को समर्थन करने वाला कौन था, वेरियर एल्विन था। वेरियर एल्विन को अंग्रेजों ने यह धमकी दी, यह चेतावनी दी, अगर तुम गांधी का समर्थन करना बंद नहीं करोगे, उनके विषय में लिखना बंद नहीं करोगे, तो तुमको यहां से तत्काल ब्रिटेन भेज दिया जाएगा। ये वही वेरियर एल्विन है जो छत्तीसगढ़ में बस्तर और कवर्धा आदि ऐसे क्षेत्रों पे काम करके निकला है। ठीक है, वो भी ट्राइब्स पे सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा। यहाँ पर मिजोरम नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत लंबे समय तक रहा। छत्तीसगढ़ की ही एक बैगा लड़की से उसने विवाह किया वेरियर एल्विन ने, जिसका नाम गौरी था, और अंत में नॉर्थ ईस्ट में, मेरे ख्याल से असम में मिजोरम कहीं था, वहीं उस महिला की, उसकी पत्नी की डेथ हुई, और तब उसके बाद फिर वापस वो लंदन गया। नहीं, तब तक उसने शादी ही नहीं की जब तक वो उसके साथ थी, है ना। एक बैगा लड़की से शादी की थी वेरियर एल्विन ने, है ना। ये सिर्फ अंग्रेजों में हर कोई कुटिल नहीं था, है ना, कुछ वहाँ की व्यवस्थाओं को, जो सकारात्मक चीजें भारत में हो सकती थी, उसका पक्ष लेने वाले लोग भी थे, ये ध्यान में रखना। और उसी का प्रभाव जब यहाँ जब समाचार पत्र आदि भी निकलने लगे, और फिर जैसे हम और भी हम मूवमेंट्स जैसे देखेंगे, है ना, तो कई ऐसे समाचार पत्र, राजा राम मोहन राय
कीर्ति कौमुदी निकालते थे, है ना, एक निकलता था उनका मिरातुल अखबार निकलता था, हालांकि वो फारसी में छपता था, लेकिन ऐसे कई समाचार पत्र थे जो विदेशों की विचारधाराओं की या फिर जो वैश्विक स्तर की विचारधाराओं की घटनाओं को यहाँ क्या करते थे, प्रकाशित करते थे। 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, उस फ्रांसीसी क्रांति को भी कहाँ पे प्रकाशित किया गया, समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। तब भारत के लोगों को भी क्या मिला, इसका ज्ञान मिला, है ना। कई ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने फ्रांस की क्रांति के बाद जो है यहाँ पर सामूहिक भोज का आयोजन किया कि लोकतंत्र की विजय हुई है और राजतंत्र की हार हुई है, ऐसा नारा देते हुए। ठीक, तो इसका ये समझ में आ रहा था कि अगर देश की जनता या प्रजा जो है वह अगर अपने देश के प्रति समर्पित हो जाए तो उसके बाद उस देश की सारी व्यवस्थाएं क्या होगी, सुचारू रूप से संचालित होना प्रारंभ हो जाएगी। मैं बहुत लंबे समय तक यह कहना चाहिए कि लगभग 1930-31 तक गांधी जी की सोच में अंग्रेजों के लिए सिर्फ यही था कि अंग्रेज जो है वो भारत छोड़कर ना जाए। इवनली बाल गंगाधर तिलक के सोच में भी जब होम रूल आंदोलन भी चला 1916 में, तो भी तिलक ये कभी नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत छोड़कर जाएं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी उदारवादी ऐसे नेताओं का या कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं का यह मानना था कि अगर अंग्रेज अगर भारत छोड़कर चले गए तो भारत का विकास बंद हो जाएगा या भारत जो जिस विकास के रास्ते पर चल रहा है वो पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा। अगर भारत का कोई विकास कर सकता है तो वो केवल और केवल अंग्रेज है, ऐसी उनकी मान्यता थी। ठीक है, बहुत लंबे समय तक वो जब तक गांधी जी को 31 के बाद का घाव नहीं दिखा या नेहरू रिपोर्ट पे जो प्रतिक्रिया उन्होंने दी या जो नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्टेंस के लिए जिन जो बार बार उन्होंने जो अपील की, आग्रह किया, वो जब तक क्लियरलेंस मतलब क्लियर नहीं हुआ या उनका जो नकारात्मक रवैया था अंग्रेजों का, है ना, वो तब जब तक उनके जेहन में नहीं आया तब तक वो भी क्या थे, अंग्रेजों को ये नहीं चाहते थे कि वो भारत छोड़कर जाएं। तब 1942 में वो आदमी बोल रहा है ना कि भारत छोड़ो, तब, है ना। नहीं तो सोच सकते हो आप कितना क्या स्थिति क्या थी कि ये लोग ये सोच रहे थे कि भारत पर ये लोग रहें, हमको हमारा शासन चलाने दिया जाए, लेकिन एक छत्र छाया के रूप में हमारे ऊपर हाथ रख के खड़े रहें ये लोग, इनकी सोच में था ये। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, है ना। इसके बाद क्या कि राजनीतिक संस्थाओं का योगदान, तो राजनीतिक संस्थाओं का योगदान किस प्रकार है राष्ट्रवाद के उदय के लिए। सब एक आता है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस के आने से पहले कांग्रेस की जो स्थापना है या कांग्रेस जो फॉर्म हुई वो ईयर जो है 1885 है, 1885 में। लेकिन 1885 से भी कंप्लीट 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से हम किस चीज को देखते हैं कि देश भर में क्षेत्रीय स्तर पर छोटी छोटी क्या है, राजनीतिक संस्थाएं भी बनी, जो भले ही आपस में अपने क्षेत्र के स्तर के हितों की सुरक्षा करने के लिए या अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए बनी, लेकिन ये इस तरीके की संस्थाओं ने ही क्या किया, एक ऐसी पृष्ठभूमि रखी जिसकी नींव पर या जिसके फाउंडेशन पर आगे चलकर एक बड़ी अखिल भारतीय संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी गई, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनकर आया। ठीक है, हालांकि उसके बनने की अपनी एक अलग कहानी है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के से पूर्व जो संस्थाएं जो बनी वो एक अपना अलग इम्पैक्ट देती है। ठीक है, उन्हीं के कारण जो एक कहना चाहिए कि एक लगने लगा या कहना चाहिए कि एक कहना चाहिए उसको क्या बोलते हैं, एक अच्छा वर्ड यूज होता है, आवश्यकता महसूस हुई, है ना, किस चीज की, एक अखिल भारतीय संस्था की जो जनता की आवाजों को सरकार तक पहुंचा सके, है ना। हालांकि कांग्रेस की जो स्थापना हुई उसके पीछे अंग्रेजों की ही मानसिकता थी, लेकिन बाद में उसने पूरे तरीके से पासा अपने हाथ में लिया। ठीक है, और पूरा खेल अपने तरफ कर लिया कांग्रेस ने, क्योंकि इसके नेताओं ने उस तरीके के चरण जो जैसे हम मॉडरेट फेज देखेंगे तो मॉडरेट फेज में शुरुआत में हम जिस तरीके की एक्टिविटी को हम क्या कर रहे थे, रेगुलेट कर रहे थे, या हम जिस तरीके की एक्टिविटी को अपनी पॉलिसीज में लेकर जा रहे थे, उसने बाद में इन्हीं के खिलाफ क्या करना, काम करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, फिर अलग लोग आए। मैं बताता हूँ ना कि भारत में अगर आज के डेट में 133 करोड़ लोग हैं या 135 करोड़ लोग हैं तो 135 करोड़ तरीके का क्या होगा, दिमाग होगा। ठीक है, क्या होगा, 135 करोड़ तरीके का दिमाग होगा। शुरू की क्लास में ना मैं हमेशा बच्चों लोग को बोलता हूँ
कि आप ना जितने भी सफलता के जो वो रहते हैं ना, टॉपिक्स रहते हैं या स्टोरीज रहती हैं, सक्सेस स्टोरीज रहती हैं, या हर कोई टॉपर्स वगैरह आके ऐसा पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करके आके अपनी स्ट्रेटजीज बताते रहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मत सुनो बोलता हूँ मैं। बहुत ज़्यादा सुनने से का नुकसान क्या है मैं बताऊँ, आप उसको कहीं फॉलो नहीं कर पाओगे। फॉलो कर पाओगे क्या? नहीं। जिस दिन आप जो है आशीष कुमेटी बनने की कोशिश करोगे तो आप फेल हो जाओगे, और मैं किसी दिन आप में से कोई इसी एक आदमी को फॉलो करके वो ऐसा बनने का प्रयास करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा मन, मेरा मस्तिष्क, मेरी विचारधारा कुछ अलग चीजों पे चलती है, अलग सोच पे चलती है। इसलिए अगर भारत में 135 करोड़ लोग हैं तो 135 करोड़ क्या होगा, दिमाग होगा। अगर किसी संस्था में ऐसे अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, ठीक है, तो उनको एक साथ संगठित करना भी क्या होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये जरूरी होना चाहिए कि हम जिस संस्था के लिए काम कर रहे हैं या जो हमारे पास जो संस्था है उसका उद्देश्य क्या है, और क्या उस उद्देश्य के लिए हम इस तरीके की नीति अपना सकते हैं क्या। इसलिए एक बहुत लंबे समय तक, एक 15 साल तक जो है एक विचारधारा पे कांग्रेस चली। फिर अगला जो हम चरण देखते हैं, अगला 15 से 20 वर्षों का जो चरण देखते हैं, उस चरण पे जो है वो हम अलग स्ट्रेटेजी अपनाते हुए देखते हैं, जहां एक बार हम सहयोगात्मक रवैया अपनाते हैं ब्रिटेन के साथ में या ब्रिटिशर्स के साथ में, फिर वहां पे हम क्या हो रहे हैं, आगे चलकर एंटी हो रहे हैं। क्या हो गए, एंटी। हमारी विचारधारा में ऐसा परिवर्तन क्यों आया, है ना, क्योंकि हम सिर्फ क्या बन रहे थे 15 सालों तक, सिर्फ सिर्फ हाथ फैलाने वाले लोग बन रहे थे। 1905 के बाद से बदलाव दिखना चालू हो गया कि हम जिन सुधार और मांगों की बात कर रहे हैं ये तो ठीक उसको उलट समझ रहे हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद एक ऐसा समय आता है जहां से सहयोग से असहयोग की ओर बढ़ते हैं हम लोग, गांधीयन ईरा पे आएंगे उसमें कंप्लीटली हम लोग। तो इस तरीके से राष्ट्रवाद को जगाने में भी और राष्ट्रवाद को लोगों तक पहुंचाने में भी कई ऐसी छोटी छोटी राजनीतिक संस्थाओं का और कांग्रेस का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो कांग्रेस है ये आज की कांग्रेस से बिल्कुल अलग है उस मानसिकता से, है ना। कई लोग बार बार ऐसे पढ़ाते वक्त पूछ लेते हैं कि सर आज की कांग्रेस ही मतलब आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी क्या, ऐसा करके नहीं। वो कांग्रेस के विषय में जो ये जो कांग्रेस थी, जब इसने भारत का जब विभाजन हुआ, भारत स्वतंत्र हो गया, अपनी व्यवस्था और सरकार आ गई थी, तब गांधी जी ने कहा था कि ये इसको क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। अब कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस को क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन एक बड़े राजनीतिक संगठन और संस्था के रूप में कांग्रेस आगे आई, और एक लंबे 70 साल का इतिहास भी कांग्रेस का है। ठीक है, उसको उस कांग्रेस ने या उस पार्टी की विचारधारा से जिस तरीके का भी काम हुआ, लेकिन अल्प सही विकास हुआ हो, चाहे जिस तरीके की व्यवस्थाएं देश में 70 साल में बनी हो, है ना, या उसके के रहते रहते जो अलग अलग संस्थाएं और संगठन अभी आगे खड़े हुए हों, लेकिन जो कांग्रेस ने शुरुआती दौर पे जो इसके अच्छे जो प्रधानमंत्री या नायक जो रहे ना, उनकी उपलब्धियों को भी नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, उन उपलब्धियों पर अगर हम मिट्टी डाल देंगे तो भी क्या है, वो गलत है। लेकिन वो कैसे बना है वो ध्यान में रखना कि जब इंदिरा गांधी की भी जब सरकार रही, या इंदिरा गांधी की का मतलब सरकार से जब वो बाहर हुई बुरी तरीके से हार के, तो ये ध्यान में रखना कि इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाला भी गया था इस कांग्रेस से, और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी ने एक अलग कांग्रेस बनाई थी, और बाद में फिर इसका मर्जर। ठीक है, तो कांग्रेस में बदलाव आ गया, ये ध्यान में रखना, बाद में फिर मर्ज किया उसको। जैसे एक समय था जो इसका जो चुनाव चिन्ह था वो अलग था, और कांग्रेस का जो नई कांग्रेस जो कांग्रेस आई है ना, कांग्रेस इंदिरा, ऐसा जब किसने बनाया था, इंदिरा गांधी ने जब बनाया था, तो उस दौरान उसका जो निशान था वो पंजा था। क्या था, पंजा, उसको निशान मिला। ठीक है, और उसके बाद इंदिरा गांधी की उस सरकार ने क्या कर लिया, इसको पूरे तरीके से मर्जर कर लिया उस कांग्रेस को, जब वो जीत के आई दोबारा, मतलब जब 5वें क्रम की वो जब प्रधानमंत्री बनी, है ना, 2 बार प्रधानमंत्री बनी है वो। ठीक है, 2 कार्यकाल रहा उनका। एक में मोरारजी देसाई की सरकार आई, उनको उनको रिप्लेस करके, और उसके बाद फिर मोरारजी देसाई की कंप्लीट सरकार को रिप्लेस करके, यानी जनता दल की सरकार को जनसंघ और जनता दल की सरकार बनी थी। उस समय एक फेमस स्लोगन चला था, वो कविता लिखी थी, रामधारी सिंह दिनकर की ही शायद कविता है, मैं भूल रहा हूँ या थोड़ा सा हो सकता है ना। तो उस समय के सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ऐसे
स्लोगन के साथ में क्या हुआ था, पूरी जीत दर्ज की थी जनता दल ने उस समय। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया था। इस तरीके से राष्ट्रवाद का क्या हुआ, उदय हुआ है, और ये जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स के कारण जो है भारत में राष्ट्रवाद क्या हुआ, जन्म ले रहा है, और किस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन में अब सहायक होगा। ठीक है, तो क्रांतिकारी विचारधारा को भी प्रेरित करने वाला राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद को ना अलग अलग मायने में अलग अलग तरीके से लोगों ने क्या किया है, सबके थालियों में परोसा है। सबके दृष्टिकोण में क्या है, राष्ट्रवाद अलग है। किसी के लिए बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी और कहना चाहिए कि तमाम कुरीतियों से मुक्त होना राष्ट्रवाद है। किसी के लिए देश के प्रति समर्पण राष्ट्रवाद है। किसी के लिए आपस में एक दूसरे से मिलकर रहना और एकजुटता ही क्या है, राष्ट्रवाद है। सब अलग अलग पर्याय से इसको बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो कारण है, वो राष्ट्रवाद के उदय का एक बहुत बड़ा कारण बना है पूरे भारत भर में। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया था ना। कांग्रेस से पूर्व जो संस्थाएं थी, है ना, तो उनका क्या क्या रोल था उसको अपन थोड़ा सा देख लेंगे। एक तो प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाए, इनका एक मांग जो था या इम्पोर्टेंस कहना चाहिए कि जिसके लिए ये राजनीतिक संस्थाएं बनाई गई। प्रशासनिक सहभागिता नहीं थी शुरू से, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो सबसे पहले ये था कि भारतीयों को प्रशासन में क्या दिया जाए, भागीदारी मिलनी चाहिए। दूसरा क्या, प्रशासनिक व्यय में कमी आनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज अपने प्रशासन और सैनिकों में इतना अत्यधिक खर्च करते थे कि वो भारत के विकास में संभव नहीं हो पा रहा था, है ना। जिस प्रकार से दादा भाई नौरोजी ने द डेप्ट टू इंडिया में जो लिखा है, या फिर उनके एक जो लेख आया उसको कि कौन सा था, अन ब्रिटिश रूल एज समथिंग, कुछ उसका नाम है ना, मैं भूल रहा हूँ, मैं बताऊंगा आप लोगों को। दादा भाई नौरोजी ने उस लेख में यह बताया कि भारत के प्रति व्यक्ति जो आय है ना, वो कितनी 20 रुपए है, लेकिन हमको मिल कितना रहा है, 8 रुपए मिल रहा है। 12 रुपए कहाँ चला जा रहा है, ब्रिटेन चला जा रहा है ना। वो धन निर्गमन का सिद्धांत जिसको हम लोग बोलते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ, है ना, द पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये लेख था। ठीक है, उसी में इस बात को बता रहे हैं वो कि किस तरीके से, है ना, 1865 के आसपास का या समथिंग डेट है ना। उसमें इन्होंने लंदन में प्रेजेंट किया था ये पेपर, ऐसे 3 पेपर हैं उनके, उस पेपर में इस बात को क्या किया गया है, बताया गया है। ठीक, भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार की, भारतीयों में ये था कि यह संगठनों या जितनी संस्थाएं थी उनका यह मानना था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का क्या होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए, उसकी मांग को लेकर। इन संस्थाओं का आधार क्षेत्रीय अथवा स्थानीय था। ये कैसे थे, इनका स्वरूप कैसा था, क्षेत्रीय और स्थानीय था। अब तक ऑल इंडिया की कोई भी संस्था नहीं बनी थी, ये ध्यान में रखना। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी संस्थाएं थी उसको देखते हैं। तो कांग्रेस से पूर्व जो कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं उसमें सबसे पहले एक आता है कि छोटी सी संस्था बनी 1823 में कलकत्ता में, इसको बनाया गया यूनिटेरियन कमेटी। राजा राम मोहन राय, है ना, एकता समिति ऐसा इसको बोलते थे, है ना। राजा राम मोहन राय, द्वारिकानाथ टैगोर और विलियम एडम्स ने मिलकर, है ना, क्योंकि इस समय कुछ अंग्रेजों का भी बड़ा सहयोग था, तो इन लोग मिलकर एक ऐसी संस्था बनाते हैं जिसका नाम क्या है, यूनिटेरियन कमेटी, है ना। ये लोगों को जागरूक करने के लिए, है ना, राजनीतिक रूप से जागरूक करने के लिए इस समिति को या इस संस्था को बनाया गया था, इस संगठन को। ठीक, अब आता है क्या, जो कलकत्ता में, या कहना चाहिए कि भारत बंगाल में एक पहली राजनीतिक संगठन के रूप में आई, उसका नाम क्या था, बंग भाषा प्रकाशक सभा। क्या नाम था, बंग भाषा प्रकाशक सभा, जो 1836 में कलकत्ता में स्थापित हुई, और राजा राम मोहन राय के फॉलोअर्स ने इनको बनाया था। जो उनके अनुयायी थे, जो उनके शिष्य थे, जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने क्या किया, इसे फॉर्म किया था, किसको, बंग भाषा प्रकाशक सभा को। बंगाल में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या था, प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करके उसमें सुधार हेतु याचिकाएं भेजना। ठीक है, कुछ ज्ञापन, कुछ याचिकाएं, वो किसको भेजते थे, ब्रिटिश की सरकार के, बंगाल की जो गवर्नर की जो सरकार थी उसको ये लोग क्या करते थे, ऐसी याचिकाएं भेजते थे कि आपके प्रशासन में ये सुधार की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक, है ना। और उसके बाद अगला क्या, देशवासियों को राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना। जैसे आपको मालूम नहीं कि आपको वोट डालना है करके, है ना, वोट तो सभी लोग डाले थे ना, पक्का ना, आप लोग अधिकार से बोल सकते हो ना कि सरकार मैंने चुनी है ऐसा करके। अब कांग्रेस को डाला होगा तो मैं नहीं बोल सकता भाई, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस समय कांग्रेस सरकार नहीं है। ठीक है, तो हालांकि आपने अपना वोट का प्रयोग किया तो अच्छा किया, तो आपका अधिकार है, एक तरीके का राजनीतिक अधिकार।
है ना। मौलिक अधिकार भी आपका क्या है, आपका जो अधिकार है ना, एक तरीके का राजनीतिक अधिकार भी है, उसको समझो, ठीक है। आपको ये चीजें मिलनी चाहिए, ये मेरा मौलिक अधिकार है, ऐसा बोलते हैं ना अधिकार से, तो एक तरीके से उसमें राजनीतिक इन्फ्लुएंस आता जरूर है, ठीक है। तो ये आया समझ में आता है, क्लियर है। एक संस्था ये थी, ऐसी कुछ कुछ संस्थाएं उसको हम लोग कंप्लीट करना है अभी। लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है, जमींदार एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से हम इसको जानते हैं। ये बंगाल में जब स्थापित की गई, एक पहली या भारत की ना पहली राजनीतिक संस्था के रूप में भी जानी जाती है ना। बंगाल की पहली राजनीतिक संस्था के रूप में भी जानी जाती है ये, भारत की, सॉरी बंगाल बोल दिया था, भारत की पहली राजनीतिक संस्था के रूप में भी जानी जाती है, लेकिन कंप्लीटली भारत नहीं ना। इसमें जमींदारों का एक प्रमुख हित था। किसका हित था? जमींदारों का। 1838 में इसे कलकत्ता में स्थापित किया, किसके द्वारा? द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा। इसमें प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत देव, ऐसे कुछ और भी लोग शामिल थे, है ना। कौन कौन और शामिल थे? प्रसन्न कुमार ठाकुर और राधाकांत देव। 1838 में बना। क्या खास बात थी इसमें? जमींदारों के हितों की रक्षा करना एक। दूसरा क्या था? भारत में पहली बार संगठित रूप से राजनीतिक क्रियाकलापों का आरंभ हुआ इसके साथ में, है ना। जो कंप्लीटली पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी, उस एक्टिविटीज को फ्लो में लाने के लिए इस संस्था ने काम किया, ठीक। बाद में इस संस्था को किसके साथ में, या इसके साथ में एक संस्था को जोड़ा गया, ये लिख लिया रहना यहीं पे, 1839 में है, 1839 में है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लिख लो बेटा, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। 1839 में इसी संस्था के सहायता से ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का क्या किया गया था? गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन किया गया था, ठीक। इसके बाद 1843 में एक संस्था बनी थी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है। कौन सी संस्था? एक ध्यान में रखना, यहीं पे मैं इसको अलग से नहीं लिखा हूं, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है। 1843 में ये बनी थी। इसी को 1851 में कलकत्ता में, कहां पे? 1851, 1851 में कलकत्ता में राधाकांत देव और द्वारिका नाथ टैगोर ने एक साथ क्या किया? एक लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों को मर्ज करके एक नई संस्था बनाई, जिसका नाम क्या था? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। क्या नाम था? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। ये नई संस्था बनी 31 अक्टूबर 1851 को, है ना। हालांकि डेट में ज़्यादा याद करने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मैं सीधा ईयर लिख देता हूँ। तो 1851 में ये बना है, अलग पूछता भी नहीं है कि कौन से डेट में बना है, और लिखना चाहते हो तो 31 अक्टूबर 1851 में ये फॉर्म हुआ था, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। क्या खास बात थी इसकी? एक तो इसमें देवेंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र लाल मित्र, हरीशचंद्र मुखर्जी, है ना, राजेंद्र लाल मित्र और हरीशचंद्र मुखर्जी, ऐसे लोग भी इसमें शामिल थे। खास बात इसमें बता रहा हूँ, इस संस्था ने जो सुधार के जो नए आयाम तय किए ना, या जो सुधार की जो नई बातें की, उन सुधार की बातों में क्या क्या था? एक इसने सबसे पहला काम किया था, हेलीबरी व्यवस्था को या प्रथा को समाप्त करने की मांग की। कौन सी व्यवस्था? हेलीबरी व्यवस्था। अब ये हेलीबरी व्यवस्था क्या है? है ना। और मांग कब की? 1854 में। हेलीबरी व्यवस्था 1854 में इसको समाप्त करने की बात की। हेलीबरी सिस्टम क्या था, है ना, ये एक सिस्टम, एक पॉलिसी लागू हुई थी कि जो भी व्यक्ति आईसीएस की परीक्षा, है ना, इंपीरियल सिविल सर्विसेज या इंडियन सिविल सर्विसेज जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, आईसीएस की परीक्षा जो उत्तीर्ण किया है, उसको प्रशिक्षण के लिए कहाँ जाना पड़ता था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता था। ये एक व्यवस्था बनाई गई थी, इसी को क्या बोलते हैं? हेलीबरी व्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। उसको ट्रेनिंग लेने जाना पड़ता था। उसी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए इसने क्या किया? 1854 में मांग उठाई। इसके बाद 1856 में और एक बार 1865 में इसी संस्था ने जो
ब्रिटेन और भारत, यानी कि लंदन और भारत दोनों में एक साथ आईसीएस की परीक्षा क्या कराई जाए, आयोजित कराई जाए, ऐसी मांग उठाई इन्होंने। जो आयु जो थी 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई थी, उसके खिलाफ भी इन्होंने विरोध किया। तो ऐसे कई प्रशासनिक सुधारों के लिए भी इन्होंने क्या किया, या इस संस्था ने मांग उठाई, है ना, जिसका नाम क्या था, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है। तो इसमें एक खास और भी है कि बाद में इस एक जुड़े हुए शिशिर कुमार घोष जो हैं, तो शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? इंडियन लीग। तो ऐसी छोटी छोटी संस्थाएं बंगाल में क्या कर रही थी, जैसे बनना चालू हुई थी, तो उसका ये प्रयास था कि एक तो जमींदारों का हित करने के लिए उन्होंने अपना अलग निकाला था, है ना, एक संस्था अलग बनाई थी। फिर बाकी लोगों को राजनीतिक जागरूकता, या बंगाल के लोगों में कहना चाहिए कि जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो डेवलप करने के लिए बाकी संस्थाएं भी क्या की गई, फॉर्म की गई थी, या उनको स्थापित किया गया। समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़ सकते हैं अपन लोग। ठीक। अगली जो संस्था थी लंदन इंडियन सोसाइटी, ये लंदन में 1865 में क्या की गई, फॉर्म की गई, और इसको स्थापित करने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये भी लंदन में स्थापित हुई 1866 में, 1866 में, और इसको भी किसने स्थापित किया? दादा भाई नौरोजी ने। और जब इस संस्था का स्थापना किया दादा भाई नौरोजी ने, और इसी समय उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी। किसकी थ्योरी? ड्रेन ऑफ वेल्थ की, धन निर्गमन का सिद्धांत। मैंने बताया था 1865 में थोड़ी देर पहले, है ना, कि थोड़ा सा डेट कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन मेरे जुबान से निकला हुआ वो डेट ना कभी गलत नहीं हुआ है आज तक, तो है ना, इतना तो याद ही हो गया है यार ना, क्लास ले लेके। तो 1865 में दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी। 3 पेपर इन्होंने लंदन में क्या किए थे, पब्लिश किए थे, उसको पढ़ा था। ठीक है। डेप्ट टू इंडिया, है ना, द पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। तो वो बाद में और आएगा, एक पेपर और है समथिंग ऐसी कुछ, है ना, तो सम इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स कुछ ऐसा करके था, 3 पेपर। उसी में ये बताते हैं कि भारत का धन जो है वो किस प्रकार से बाहर जा रहा है। ठीक है। धन निर्गमन का सिद्धांत जिसको हम लोग कहते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ठीक। इसके बाद इंडियन एसोसिएशन करके क्या बनाया गया था, एक संस्था बनाई किसने? 1876 में कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने बनाया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, 1876 में। ठीक है। आपको खास बात बताता हूं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आईसीएस ऑफिसर थे, अधिकारी थे। क्या, कौन, कैसे अधिकारी थे? आईसीएस, सिविल सर्वेंट थे। क्या थे? सिविल सर्वेंट थे। ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जब बर्खास्त किए गए तो उस दौरान ये असम में पोस्टेड थे। कहाँ थे? असम। सिविल सेवा से बर्खास्त किया जाने वाला पहला भारतीय अगर कोई है तो वो कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है। बाद में 1877 में इन पर कलकत्ता हाई कोर्ट की अवमानना के कारण, या उसके बातों को न स्वीकार ना करने के कारण, इन्हें 2 माह की सजा भी दी गई थी, जेल की। ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया था, इसका नाम क्या है? इंडियन एसोसिएशन। ठीक है। क्या नाम था? इंडियन एसोसिएशन। ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, है ना, और इनका साथ कौन था इसमें? आनंद मोहन बोस। कौन थे? आनंद मोहन बोस। याद रहेगा। ठीक है। और अगर प्रश्न अगर पूछ लेता है कि भारत का पहला बर्खास्त किया जाने वाला या टर्मिनेट किया जाने वाला, सर्विस से ना टर्मिनेट किया जाने वाला फर्स्ट सिविल सर्वेंट कौन है, तो क्या नाम आएगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, है ना, डिसमिस्ड फ्रॉम द सिविल सर्विसेज। ठीक है। क्लियर है एकदम? कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कलकत्ता में जो जो राजनीतिक संस्थाएं आई ये उनका था। इसके बाद मद्रास और बॉम्बे भी बचा हुआ है। ठीक। अब इंडियन लीग कलकत्ता में, है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1875 में शिशिर कुमार घोष ने किसकी स्थापना की थी? इंडियन लीग की स्थापना की थी। 1876 ईस्वी में इस संस्था का स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया। अनेक आंदोलन का नेतृत्व किया, जैसे सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की आयु सीमा घटाने का विरोध, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध। ठीक है। और इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था में इंडियन एसोसिएशन में
1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस विलय किया गया। ठीक है, किसका विलय हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसका इंडियन एसोसिएशन का 1886 में क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। ठीक है, एक तो 1885 में, ठीक है, उसके बाद 1886 का तो पहला जो हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था, बम्बई में हुआ, और उसके बाद दूसरा जो हुआ वो कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। इसमें एक और आएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बनाई गई एक बड़ी संस्था थी जो पहली अखिल भारतीय संस्था कहलाने का गौरव भी प्राप्त करती है, उसका नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या नाम है? नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कलकत्ता में जॉर्ज थॉमसन ने बनाया था 1843 में। इस संस्थान में भारतीय एवं गैर सरकारी ब्रिटिश का क्या था? प्रतिनिधित्व, मतलब जो कहना चाहिए कि सरकारी जो लोग नहीं थे ब्रिटिशर्स, ऐसे लोगों को भी इसमें क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव और द्वारिकानाथ टैगोर, ठीक है, ये शामिल थे। लैंड ओनर सोसाइटी, और ये तो बता चुका हूँ यार, है ना, ये डबल रिपीट हो गया है, इसमें ध्यान में रखना, इसको दोबारा ही आ गया है। ठीक, बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन बम्बई में, यहाँ से अब बॉम्बे का हम देखते हैं, ये बम्बई प्रेसिडेंसी पे हम लोग आते हैं। तो बॉम्बे में 1852 में दादा भाई नौरोजी ने बॉम्बे एसोसिएशन का क्या किया था? गठन किया था। ये भी जमींदारों के हित के लिए था बेसिकली। लंदन इंडियन कमेटी, ये लंदन में 1862 में फॉर्म की गई पुरुषोत्तम मुदलियार के द्वारा। किसके द्वारा? पुरुषोत्तम मुदलियार के द्वारा लंदन इंडियन कमेटी फॉर्म की गई 1862 में, लंदन में। कहाँ? लंदन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लंदन इंडियन सोसाइटी, लंदन में 1865, ये तो हो गया है। इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये भी बता चुका हूं, है ना। पूना सार्वजनिक सभा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूना सार्वजनिक सभा बंबई में 1870 में फॉर्म हुई। एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी, इन दोनों ने मिलकर पूना सार्वजनिक सभा की क्या की थी? स्थापना की थी। इसके बाद इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन जो कलकत्ता में हुए, इसमें केशव चंद्र सेन शामिल हुए थे 1870 में। ठीक है, जिससे पहले जो हम इंडियन एसोसिएशन भी देखे ना, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जिसको स्टैब्लिश किया था, उसके एक कॉन्फ्रेंस में भी केशव चंद्र सेन शामिल हुए हैं 77 में, उसको याद रखना। ठीक है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कलकत्ता में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से स्टैब्लिश्ड हुई 1870 में। कब? 1870। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया है, एक्स्ट्रा आ गया है ये। कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन कलकत्ता 1875 में आनंद मोहन बोस ने क्या किया? एस्टेब्लिश किया। ठीक है, ये भी देख चुके हैं। मद्रास महाजन सभा, मद्रास में 1884 में, ठीक है, एम वीर राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ने क्या किया था? इसको एस्टेब्लिश किया था। किसको? मद्रास महाजन सभा। ये भी एक तरीके से जमींदारों को प्रोटेक्शन देने या उनके हितों की सुरक्षा करने वाला एक क्या था? सोसाइटी था। और साथ साथ में राजनीतिक रूप से मद्रास में एक पॉलिटिकल अवेयरनेस डेवलप करने के लिए संस्था को एस्टेब्लिश किया गया था। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये बॉम्बे में 1885 में क्या किया गया? फॉर्म किया गया। इसमें फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग, है ना, ये केटी तैलंग इसमें क्या हुए थे? शामिल हुए थे। ठीक है, उनके माध्यम से ये संस्था क्या हुई थी? फॉर्म हुई थी, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक, ये आपका क्या होता है? कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था यहाँ पर खत्म होती है। एक संस्था और है जिसका नाम बता रहा हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसको सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1883 में फॉर्म किया था। कब फॉर्म किया था? 1883 में। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। और बाद में जब 1886 में कलकत्ता में जब दूसरा अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो उस दौरान सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कंप्लीटली क्या किया था? मर्ज कर दिया था। किसमें? कांग्रेस में। ठीक है, कुछ छूट गया? छूटा तो नहीं कुछ? ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं को आज हम लोग ने क्या कर लिया है? देख लिया है यहाँ पर। और इसके बाद जो कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा आपका? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा उसी पे रहेगा। तो कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद उदारवादी और उग्रवादी दोनों में अंतर और उनका एक फेज, कौन कौन उसमें शामिल थे, और उसके बाद फिर हम लोग फिर बंगाल के विभाजन वगैरह से फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे उसको। ठीक है, क्लियर है?
है ना। थोड़ी देर में ये वीडियो आपके ऐप पे भी अपलोड हो जाएगा, ये नोट्स पूरा अपलोड हो जाएगा, और कुछ डाउट रहता है तो आप लोग मुझे दोबारा बता सकते हो इसको, ठीक है। तो कल की जो क्लास स्टार्ट करेंगे तो उस दौरान हम लोग कुछ डाउट को भी क्लियरेंस कर सकते हैं। दोबारा जाके इसको एक बार रिपीट देख लेना। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है ना। क्लास यहीं पे ऑफ करें आप। चलो ठीक है ना। जाके लेकिन रिपीट करना है, ध्यान रखें, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जाके एक बार पढ़ते रहना। नेशनल मूवमेंट ऐसा है कि इसको रेगुलर नहीं पढ़ते रहेंगे तो भूल जाओगे, ठीक। तो ये स्टार्ट हुआ है, इसको ध्यान रखना, एकदम सीक्वेंस में चलेगा, कड़ी टू कड़ी एकदम जुड़ा हुआ है इसका ना। एक याद हुआ मतलब अगला याद रहेगा, डेफिनेटली श्योर है, ठीक है। मैं याद करवाऊंगा, ठीक। चलो।